लेता हूं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हैं। संजीव, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं और संजीव मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि ओवरऑल खेल देखें, यह तो तय है और आपने शुरू में भी कहा था कि इस पूरे सेशन में एक चीज साबित हुई है कि इंडिया अलायंस एकजुट नजर आए, लेकिन एक कमी जो रह गई है, जो बड़े की प्लेयर थे बीजेडी, वाईएसआरसीपी, इनको अपने पक्ष में लाने में क्या और मशक्कत करनी पड़ेगी या फिर ये माने कि अब 2024 की लड़ाई जब होगी तो ये एनडीए के पक्ष में ही ज्यादा जाते हुए नजर आएंगे? देखिए, एक कहावत है कि मॉर्निंग शोज द डे, यानी कि सुबह में ही आपको शाम का पता लगने लगता है। अब देखिए, जहाँ तक सवाल था दिल्ली सर्विसेज बिल का, तो आपने बीजेडी और वाईएसआरसीपी को मदद करने का ऐलान करते हुए सुना और उन्होंने अपने 18 सांसदों के साथ मदद भी की। और अगर यही वोट जो सत्ता पक्ष को गए, अगर विपक्ष की तरफ आते तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाती। अब उसी के बाद आया बिल जिसमें कि चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए जो कॉलेजियम है, उस कॉलेजियम में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ड्रॉप किया जाना है, कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल किया जाना है। इस बिल पर भी वाईएसआरसीपी ने अपना समर्थन सरकार को दे दिया है और बीजेडी को अभी घोषणा करना बाकी है, उसे तय करना बाकी है। यानी कि आप ये राजनीतिक आचरण को पकड़िए और समझिए कि आने वाले दिनों में अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसमें भले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने अपने राज्यों में लड़े, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसलिए इंडिया अलायंस को कम से कम बीजेडी और वाईएसआरसीपी और बीच में खड़े और भी दल हैं, जैसे बीएसपी है, भी इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसने भी तो विपक्ष का साथ नहीं ही दिया। तो ऐसे दलों का भी एक तरह से हम सब कह सकते हैं कि राजनीतिक आचरण इस मानसून सत्र में साफ हो गया है। इंडिया अलायंस कहाँ खड़ा है ये स्पष्ट हो गया है और सरकार को अपने अलावा किन किन दलों का और समर्थन मिल सकता है ये भी स्पष्ट हो गया है। ठीक है, कुमार की तरफ मैं जल्दी से रुक कर लेता हूँ। कुमार, क्योंकि ये देखा है हमने मानसून सेशन में, चाहे अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, एक कॉन्फिडेंस कहें, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस कहें कि भाई आप पिछली बार विश्वास प्रस्ताव लाए थे तब भी हम जीते हैं, इस बार लाए हैं तब भी हम जीते हैं, तो इस कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या लग रही है? देखिए, जाहिर तौर पे कोई भी राजनेता जब अगले चुनाव की तरफ बढ़ता है तो वो पहले से ये नहीं कहता कि मैं हार रहा हूँ। हर आदमी अपनी जीत दिखाने का प्रयास करता है और बैठे बैठे दो बिलों के माध्यम से, एक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और दूसरा दिल्ली के बिल के माध्यम से राज्यसभा में और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, लोकसभा चुनाव से पहले एक बार संसद के अंदर विपक्ष को, यूनाइटेड ऑपोजिशन जो है, उसको हराने का राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलेगा ऐसा लगता है। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से तमाम नेता कह रहे हैं कि 2028 में फिर से आप नो कॉन्फिडेंस लेकर आइएगा, लेकिन बेहतर तैयारी के साथ। लेकिन देखिए, इस देश के लोकतंत्र में दो बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी के माहौल से लोकसभा चुनाव में क्या होगा इसको तय नहीं कर सकते। जो अभी साथ है वो बाद में साथ रहेगा ये भी गारंटी नहीं है, क्योंकि 2018 का अविश्वास प्रस्ताव आपको याद होगा टीडीपी लेकर आई थी और टीडीपी इस बार के अविश्वास प्रस्ताव में एनडीए को बाहर से समर्थन दे रही थी। राज्यसभा में भी उन्हें सपोर्ट किया, लोकसभा में भी समर्थन का ऐलान किया था। तो राजनीति में कब क्या होता है कोई नहीं जानता। वैसे इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में छप्पर फाड़ बहुमत लाने वाले राजीव गांधी को भी हारते हुए देखा है और इंडिया साइनिंग के रथ पे सवार और नहीं हारने की जिद ठाने अटल बिहारी वाजपेयी को भी हारते हुए देखा है। इसलिए आगे क्या होगा, आज के मूड से भविष्य का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति पल पल बदलने वाली चीज है। ठीक है, राजनीति पल पल बदलती है विप्लव साहब, लेकिन आप तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर रहे हैं थर्ड टर्म में भी हम ही आएंगे, और एक ऐसे वक्त में दावा कर रहे हैं जब महंगाई का मुद्दा सबसे चरम पर है, बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है, और उस पर आपने पूरे सेशन में कुछ नहीं बोला है। ना वित्त मंत्री ने कुछ बोला है, ना अमित शाह जी ने कुछ बोला है, ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ बोला है। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर आप चुप रहे और दावा थर्ड टर्म का। देश की मीडिया, दुनिया की मीडिया और तमाम ऐसे जो इसके हिसाब किताब रखने वाले लोग हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के आंकड़े चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, और जनता अपने जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं से लेकर के और रोजगार के आंकड़े वो खुद भी महसूस करती है इन सारी चीजों को। मैं कंक्लूड करते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमने अपने किए गए कार्यों को प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के माध्यम से सदन में भी रखा और जनता के सामने भी उन्हीं मुद्दों को लेकर के जाएंगे। कांग्रेस पार्टी क्या मुद्दे लेकर जाएगी वो तय करे और जनता ही दूध का दूध पानी
का पानी कर देगी। देखिए, जनता ने दशकों तक मणिपुर हो, पूरा पूर्वोत्तर हो, असम हो, मिजोरम हो या जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, इन सब राज्यों में हिंसा और प्रतिहिंसा की क्या स्थिति रही है उसको देखा है कांग्रेस के शासन में। और आज 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर कैसे शांति के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा, पूरा नॉर्थ ईस्ट कैसे शांति समझौतों के साथ विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें अगर मणिपुर की दुर्भाग्यपूर्ण दंगे जैसी घटना हुई है तो उसको भी सरकार ने अपने प्रयासों से शिथिल करते हुए शांति की ओर बढ़ने ठीक है, ठीक है, मेरे पास, ठीक है, मेरे पास, ठीक है। जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी। मॉनसून सेशन में विपक्ष हो, सरकार हो, अपने अपने पक्ष रखें। मैसेज किसका कौन कितना क्लियर गया है और 2024 पे उस मैसेज का क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए।